इस कहानी में हमारे एमसी की गर्लफ्रेंड पूरे कॉलेज के सामने उसे बेइज्जत करते हुए उससे ब्रेकअप करती है, बस इसीलिए क्योंकि अब उसे एक हाईटेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। वहीं अपने एमसी को कोई नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिल पाया, पर अपना एमसी अब भी कुछ बुरा नहीं मानता और वो बिना किसी इज्जत विज्जत की चिंता किए सीधा इससे कहता है हाँ ठीक है ब्रेकअप, बस क्योंकि उसे एक अनजान सोर्स से ये न्यूज मिली है कि ये पूरी दुनिया बदलने वाली है। इस नई दुनिया में पुरानी दुनिया का स्टेटस कुछ फर्क नहीं पड़ता, भले किसी के पास कितना ही बड़ा पैकेज हो, कितनी बड़ी फैमिली हो, दुनिया के नियम स्टेटस सब कुछ दोबारा लिखे जाएंगे। पर हमारे एमसी ने इस अनजान न्यूज के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लिया? इन सब चीजों का रीजन है ये उड़ती हुई स्क्रीन। इसने एमसी को बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है, इवन उसकी भविष्य में मौत कैसे होगी इसके बारे में भी। और इसने एमसी को एक ऐसी पावर दी है जिससे एमसी किसी भी नेचुरल सोर्स को छुएगा तो उसे अपनी पावर में बदल सकता है। और बस इतना ही नहीं, वो इस पावर को किसी आइटम, किसी वेपन में भी इंजेक्ट करके उसे एक स्पिरिचुअल आइटम बना सकता है। ये पावर पूरे मार्केट को अपसाइड डाउन करने के लिए काफी है। पर ये पावर काम कैसे करती है ये जानने के लिए तो तुम्हें स्टोरी में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलो फिर सब साथ मिलकर इस नई कहानी की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले जाओ जाके पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, इससे तो हमारी नई नई सीरीज को सबसे पहले पा पाओगे। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ तबाही भरी खबरों के बारे में बताया जाता है। ये खबरें किसी छुपी हुई अनजानी और मिस्टीरियस दुनिया की तरफ इशारा करती हैं। पहली खबर में कुछ मछुआरों के द्वारा ढूंढी गई एक जायंट, मिस्टीरियस और म्यूटेटेड जैसी दिखने वाली मछली के बारे में बताते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह मछली न्यूक्लियर वेस्ट वाटर की वजह से म्यूटेट हुई है। एक और न्यूज में किसी टूरिस्ट एरिया में एक जायंट ट्री जंगलियों की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इसकी जड़ें किलोमीटर्स तक फैलती जा रही हैं। अर्थ में क्रैक्स पड़ रहे हैं, पर लोग मान रहे हैं कि ये किसी पॉसिबल एबनॉर्मल अर्थ पल्स की वजह से है। आसमान से बारिश की तरह जायंट वाइन्स नीचे गिर रही हैं। कई सारे सबवे ट्रैक्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई हैं, पर इन न्यूज़ के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता क्योंकि इन सबको पता है कि ये बस सेंसेशन लिस्ट हेडलाइंस का ही झुंड है। ये एक फॉल्स अलार्म है, जैसा सालों पहले ज़ॉम्बी बाइट्स वाला आया था। यहाँ कई सारे स्टूडेंट्स स्कूल के सामने जमा हुए हैं। लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल रूमर्स इन न्यूज से ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। तभी ये सब के सब अपनी नजरें घुमा के बगल में देखते हैं। वहां से स्कूल ब्यूटी चू चिंगली आ रही थी। चू चिंगली एक बंदे के सामने आके रुकती है तो सभी लोग बातचीत करने लगते हैं कि क्या अब फाइनली ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने वाली है। ये सब लोग सोचते थे कि चू चिंगली की तरफ से ये रिलेशनशिप बस एक एक्ट ऑफ चैरिटी की तरह है, क्योंकि चू चिंगली तो ऑलरेडी चिंगचोंग यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो चुकी है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड तो किसी डिसेंट यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा पाया, इसीलिए इनके भविष्य पूरी तरह से अलग ही लेवल पर हैं। चू चिंगली फांगिए को आवाज लगाती है तो फांगिए भी कंफ्यूजन में इसकी तरफ देखता है। चू चिंगली बड़े ही कठोर अंदाज में कहती है कि मैंने सब कुछ दोबारा सोच लिया है, हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। स्कूल टाइम लव के बाद हम सब एक पॉइंट पे आते हैं जहां हम जाग जाते हैं और तभी जाके शायद हम रियलाइज करते हैं कि हम शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। साथ में जिंदगी जीने के लिए करेज के साथ साथ कंपैटिबिलिटी की भी जरूरत होती है। चलो अब ब्रेकअप ही कर लेते हैं। और वो मनी मन हंसते हुए सोच रही थी भले ही तू अब कुछ भी करे मुझे वापस पाने के लिए, पर ये सब कुछ अब इम्पॉसिबल ही है। और यहाँ हमारा फेंगी इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो चुपचाप इसको देखता रहता है। आसपास लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे कि क्या हुआ, ये इतना चुपचाप क्यों है, क्या इसे इतना बड़ा शौक लगा है कि इसका माइंड ही कोलैप्स कर गया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि इसके सामने स्कूल बेल खुद खड़ी है, वरना अभी तक तो ये घुटनों पे आके दोबारा एक और मौके के लिए भीख मांग रहा होता। और जरा इसे देखो तो ये किसी अमीर और सुंदर लड़की के लिए तो कोई मैच नहीं है। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि एक मेंढक एक स्वान के लिए लाट टपका रहा है। इधर फेंगी को रियलिटी में देखने से तो ऐसा लग रहा है कि उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो रियलिटी में भी ऐसे कहता है ओ ऑल राइट, जो देख के चुचिनली के साथ सभी लोग ही बहुत ज्यादा स्टंट रह जाते हैं। इधर फेंगी जब देखता है कि अभी और कुछ नहीं कह रही है तो सीधा अपने कान खुजाते हुए कहता है ठीक है, अगर तुझे और कुछ नहीं कहता है तो मैं चलता हूँ। ये देख के चुचिंगली बिल्कुल पैनिक करने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाती है हे यू। और वो मनी मन सोच रही थी क्या ये इतनी जल्दी, क्या ये नाटक कर रहा है या फिर ये सच में। पर इस लड़की की दोबारा आवाज सुन के एमसी पीछे पलटता है और वो एकदम डेडली गेज के साथ कहता है क्या और कुछ भी कहना है। तो लड़की पीछे चिल्लाने लग जाती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू अब क्या सोच रहा है या फिर कौन सी ट्रिक्स तू खेलने वाला है, मैं तेरे साथ वापस दोबारा कभी नहीं जाने वाली हूँ, समझ रहा है ना ये तू। ये सब सुनने के बावजूद एमसी बस इसको घूरता ही रहता है और फिर वो कहता है अपने आप को इतना भी बड़ा मत समझ स्कूल बेल, मेरे पास फालतू कामों के लिए समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। ये जवाब सुनने के बाद तो इस लड़की को भी शर्म आने लग जाती है, वो बस चुपचाप देखती रह जाती है। और सभी लोग फेंगी का ये डायरेक्ट एटीट्यूड देख के बहुत हैरान थे। पर इधर फांगी को पता था कि चू चंगली और बाकी किसी को भी ये नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। वो सोच रहा था कि सोसाइटी के अभी के नियम जैसे मनी एंड एजुकेशन ये सब कुछ जल्द ही राख में बदल जाएगा। उन सबको नहीं पता कि मैं भविष्य की तबाही से वापस आया हूँ, एक ऐसा आदमी जो इस टाइमलाइन में रीबॉर्न हुआ है। इसीलिए चूचिंगी मेरे लिए बस एक दूर की अजनबी
भी है मेरी पिछली जिंदगी से। फांगी स्कूल से निकल के बाहर चला जाता है क्योंकि इसे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने हैं। वो सोच रहा था कि स्कूल बेल्स, रेपुटेशन, अब इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ असली डिसास्टर मंडरा रहा है ब्लू स्टार की पूरी इंसानियत के ऊपर। ये सब कुछ शुरू हुआ था एक रात पहले, जहां मैं सोने की कोशिश कर रहा था, वहीं मेरे दिमाग में काउंटलेस मेमोरी फ्रेगमेंट्स घुसने लगे। यहाँ से उसे पता चला स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के बारे में, जो बस 364 दिन 11 घंटे 59 मिनट के बाद पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ की ऑरा रिकवरी कंप्लीट हो जाएगी, ये दुनिया इतने बड़े बदलाव से गुजरेगी जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सब जानने के बाद भी एमसी कंफ्यूज लग रहा था। तभी उसके सामने और इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब सोसाइटी के रूल्स दोबारा लिखे जाएंगे, एरा ऑफ कल्टीवेशन शुरू हो चुका है। जब ऐसा होगा तो जजमेंट के लिए सिर्फ पावर ही एक लौता स्टैंडर्ड होगा। इधर अपना एमसी चिल्लाता है, एक मिनट, आखिर तुम हो कौन? और वो क्यूरियोसिटी के चलते सामने लाइट के ऊपर हाथ लगाता है। उसके छूते ही वो लाइट फट पड़ती है, उसके अंदर से चारों तरफ लाइट निकलने लगती है और सामने एक स्क्रीन सी बन के आ जाती है। इसमें लिखा था कि मैं यूनिवर्स के अंत से आया हुआ एक सिस्टम हूँ जो टॉप टियर एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करता है और इसके अंदर कॉस्मिक सीक्रेट्स भी हैं। इसका फंक्शन है ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन टेक्निक्स को क्रिएट करना, पर ये क्रिएशन डिपेंड करेगी कि होस्ट किस तरह के स्पिरिचुअल मटेरियल्स को टच करता है। अगर तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया तो समझने की जरूरत भी नहीं है, आगे तुम लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और इस स्क्रीन में लिखा था कि अभी के लिए तुम्हारे पास 0 टेक्निक्स हैं। ये पढ़ने के बाद एमसी इसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है, पर सरप्राइजिंगली उसका हाथ स्क्रीन के आर पार ही चला जाता है। तभी स्क्रीन के अंदर से एक पावरफुल मॉन्स्टर निकलता है जो इसकी तरफ देख के एक जोरदार दहाड़ लगाता है। ये देख के एमसी की फट जाती है, पर असली खौफ तो उसकी आंखों में तब नजर आता है जब वो देखता है कि उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर उसी का आधा कटा हुआ शरीर है और उससे बताया जाता है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन के तौर पे यह है तुम्हारा भाग्य और यही भाग्य बाकी इस दुनिया के बिलियंस ऑफ लोगों का होने वाला है। ये देख के एमसी की भी फट जाती है। वो अपना सलाइवा वापस लेता है और बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांपने लगता है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए सोचता है कि हाँ, अब मुझे याद आया, मेरी पिछली जिंदगी में मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन था जो बस लहर में बह गया। मैं वहां बस सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था, बस ये आशा कर रहा था कि किसी तरह इस तबाही से बाहर निकल जाएं। पर मैंने काउंटलेस लोगों को सफर करते हुए अपने ही सामने मरते हुए देखा, इवन कंट्रीज को भी गिरते हुए देखा और अंत में मैं भी इन म्यूटेटेड बीस्ट के चंगुल से बच नहीं पाया। मैं डिस्पेयर में ही मरा। मेरी आंखें गुस्से और बदले की भावना से भरी हुई थीं और शायद इसीलिए इस सिस्टम ने मुझे चुना और ऑरा रिकवरी के 1 साल पहले मुझे ले आया। अभी के टाइम पे किसी को कोई क्लू नहीं है कि आगे क्या बदलाव होने वाले हैं, तो अब मैं ऑरा रिकवरी के द्वारा हुई अनोमलीज का फायदा अपने लिए उठाऊंगा। यही सोचते हुए वो सिस्टम के ऊपर टच करता है तो सिस्टम भी न्यू असेसमेंट को शुरू कर देता है। ये सारी पावर एमसी के अंदर ही घुसने लगती है, उसकी आंखें भी इस पावर से भर जाती हैं। एक नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम लिंक हो चुका है, तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुल चुका है और अब इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो इस सिस्टम के लिए एक मटेरियल के तौर पे यूज हो सकती है। प्लीज पावरफुल टेक्निक्स और एबिलिटीज को कलेक्ट करो, एक पावरफुल कल्टीवेटर बनो ताकि तुम इस दुनिया को बचा पाओ। फिर हमारा सीन चेंज होकर शहर में आता है जहाँ पर एक बंदा बिलबोर्ड पे बता रहा होता है कि अब इंसानियत एक बहुत ही बड़े खतरे से गुजरने वाली है, इसके सॉल्यूशंस हमें पास्ट में नहीं मिल सकते। अब इकलौती चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपनी ही ताकत से खुद इसके अंदर एडॉप्ट करना। ये देख के सभी लोग सरप्राइज थे, बस अपने फांगी के अलावा। फांगी मनी मन सोच रहा था गवर्नमेंट ना इन अनजाने फेनोमेनास के बारे में कंफर्मेशन दे रही है और ना ही मना कर रही है, बस चुपचाप ये कह रही है कि खुद को तैयार रखो हर चीज के लिए। एमसी अपने फोन में इन्हीं अजीबोगरीब खबरों के बारे में पढ़ता है और वो मनी मन सोचता है ये इस जिया नेशन का वार्निंग देने का तरीका सच में बहुत अच्छा है और कारगर भी। ये न्यूज़ेस जिन्हें पहले मिथिकल नॉनसेंस कहा जाता था वो इतनी वायरल कभी ना जाती। एमसी अपने पास्ट को याद करके थोड़ा उदास हो जाता है। उसे पता था कि ये जिया कंट्री की साइलेंट और इनडायरेक्ट अप्रोच की वजह से जिया कंट्री के लोगों को शांत रहने में थोड़ी मदद मिली और वो कंट्री पर भरोसा कर पाए। ये एक हार्ड और स्लो मेथड है, पर आसपास की कंट्रीज में मची तबाही और गन फायर से तो बेहतर ही है। फिर उसे याद आता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग वो किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आसपास जहाँ भी अनोमलीज हो रही है उसे जो आसान लगे वहां वो जा सकता है। फिर वो फोन में कुछ देख के हैरान हो जाता है। सामने नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे चल रही न्यूज थी, चिंगचंग यूनिवर्सिटी पे यूवी रेस ने पूरी सेंचुरी का हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसकी वजह से एक हीट वार्निंग इश्यू की गई है। न्यू स्टूडेंट्स को सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने को कहा जाता है और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ये वार्निंग देख के न्यू स्टूडेंट्स बहुत हैरान हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये ऑब्वियसली कोई वार्निंग नहीं है बल्कि बस एक सेंसेशनल एडवर्टाइजमेंट है। और नंबर 1 यूनिवर्सिटी भी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसी फेक न्यूज का इस्तेमाल कर रही है और ये नंबर 1 की ट्रेंडिंग भी जरूर पेड होगी। और ऐसा उन लोगों को इसलिए लग रहा था क्योंकि इस न्यूज में जितनी हीट बताई गई है इतने में तो इंसान
इंसानों की मौत हो सकती है। फेंगी जब आसमान में देखता है तो आसमान बादलों से भरा हुआ था। फिर जब वो अपने यूवी इंडेक्स को चेक करता है तो वहाँ यूवी इंडेक्स बस 0 था। ये देख के एमसी सोचता है कि वेदर में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि चिंगचोंग यूनिवर्सिटी तो यहाँ से कार से भी जाओ तो भी बस 15 मिनट की दूरी पर है। और न्यूज के अंदर अब भी चिंगचोंग यूनिवर्सिटी के ऊपर जलते हुए सूरज की इमेजेस को पोस्ट किया जा रहा था। पोस्ट में लिखा था कि न्यू एडमिशंस कंटिन्यू रहेंगे पर सबको नॉर्थ गेट को अवॉइड करना है क्योंकि वहाँ का यूवी इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई है, पर बाकी सारे गेट्स ओपन है तो वहां से आ सकते हो। ये देख के अपना एमसी एक स्माइल देता है और वो कहता है जब भी ऐसी एनोमलीज की न्यूज आती है तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, पर मुझे सच्चाई पता है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है क्योंकि उसकी पहली अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। फिर एमसी अपने कपड़े बदल के सीधा चिंगचोंग यूनिवर्सिटी में आ जाता है। सभी लोग छाते लेके चल रहे थे। यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी थी कि सारे पेड़ों से पत्तियां भी गिरने लगी थी। फेंगी आया था नॉर्थ गेट पे जहाँ पर सबसे कम भीड़ थी। वो आते ही समझ जाता है कि इस प्लेस के साथ कुछ तो गड़बड़ है। सामने बहुत ही ज्यादा चमचमाते हुए राख के टुकड़े आसमान से गिर रहे थे। सभी लोग भाग भाग के इनसे बचने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जल के ही ना मर जाएं। एमसी ये देख के बहुत हैरान था। वो बैठ के इनको टच करने का सोचता है। जैसे ही एमसी कहा तो इस जलते हुए मैग्मा को छूता है, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा इंटेंस लाइट निकलने लग जाती है। एमसी देख के बहुत हैरान परेशान होने लगता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि यांग एट्रीब्यूट में बहुत इंटेंस फ्लक्चुएशंस को डिटेक्ट किया गया है। यांग एट्रीब्यूट का डाटा टेम्पलेट अनलॉक हो रहा है। आसपास से सारी एनर्जी इकट्ठा होकर एमसी के अंदर ही घुसने लगती है, जिससे एमसी का पूरा शरीर में आग जैसा दर्द होने लगता है। बहुत ही ज्यादा इंटेंस पेन के साथ अगले ही पल फेंगी के शरीर से बहुत ही जोरदार लाइट निकलने लगती है। ये सब देख के सभी लोगों को अंधा होने से बचने के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं। उन लोगों को नहीं पता था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो लोग सोच रहे थे क्या हम हेलुसिनेट कर रहे हैं। ये एनर्जी एमसी के शरीर को अंदर से ही जलाने लग गई थी। ये देख के एमसी अपने दांत पीसते हुए जोर से गुर्राने लगता है। वो अपना सर पकड़ के मनी मन चिल्लाने लग जाता है कि ये सिस्टम कितना ज्यादा टाइम लगा रहा है कंबाइनिंग में, मैं तो इस दर्द से पागल ही हुआ जा रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाता है और अब एमसी के पास यांग एट्रीब्यूट टेक्निक आ चुकी है, दी गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक। थोड़ी देर के बाद हमें चिंगचोंग यूनिवर्सिटी का ही सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग अब एडमिशन करने के लिए आने लगे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की भीड़ लग चुकी थी। एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर आ चुकी थी। एक बंदा आके उसके सूटकेस उठाने में मदद करने का पूछता है और अगले ही पल उसके आसपास खिलौनों की लाइन लग जाती है। सभी लोग उसके सूटकेस उठाने में मदद करने का पूछ रहे थे, पर वो सबको मना करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। और वो जब बगल में एक कपल को खुश देखती है तो अपना मुंह बना लेती है, पर तभी उसके पीछे एक जोरदार धमाकेदार लाइट का पिलर आसमान की तरफ बढ़ता है, जिससे सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। एक स्पीकर पे कोई चिल्लाता है कि सभी लोग नॉर्थ गेट से दूर रहना। देखने से ये लड़की भी थोड़ी सीरियस लग रही थी और वो भी डिसाइड करती है कि चलो देखते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। इधर नॉर्थर्न गेट पे एक जोरदार एनर्जी का धमाका चारों तरफ रोशनी फैला देता है। इसी के अंदर से अपना एमसी जला जलाया शरीर और जले जलाए कपड़ों के साथ बाहर निकलता है। देखने से ही वो अब बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसकी आंखें भी अब गोल्डन लाइट से चमकने लगी थी। उसकी पूरी बॉडी में ये एनर्जी भर चुकी थी। एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि तुमने एक नई टेक्निक बनाई है, इसके लिए तुम्हें 50 पॉइंट मिले हैं। जो देख के वो अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखने लगता है। वो सोचता है कि आखिर ये पॉइंट्स किस लिए हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि ये अभी के लिए कोई यूजफुल नहीं है, शायद बाद में काम आ जाए। और ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। रात हो चुकी है जहाँ आसमान में एक अजीब सा दिखने वाला चांद है, पहले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा चमकदार। और अपना एमसी इधर नई ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और अब अगली सुबह भी हो चुकी है। सूरज आसमान में है। स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि आज इतनी ठंडक कैसे है, आसमान में इतने सारे बादल। सारे स्टूडेंट्स ने नॉर्थ गेट के ऊपर भीड़ लगा ली थी। इससे यूनिवर्सिटी का डीन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सब लोगों पे चिल्लाता है कि सभी लोगों को वार्निंग दी गई थी ना कि नॉर्थ गेट से दूर रहना, फिर सब लोग सुनते क्यों नहीं हो। जब डीन यहाँ आता है तो सारे स्टूडेंट्स उसके लिए रास्ता बना देते हैं और डीन अपनी गैंग के साथ आगे बढ़ने लगता है। और इस डीन के बगल में एक हुडी पहने बंदा था। वो कहता है कि अब नॉर्थ गेट को कंप्लीटली ब्लॉक कर दो। तभी हमारा सीन चेंज होता है और एक नोटिफिकेशन में एमसी को बताया जाता है कि तुमने एक ए ग्रेड के पोल्यूटेड जोन को प्यूरिफाई कर दिया है। तभी एमसी को पता चलता है कि गवर्नमेंट्स को ऐसे पोल्यूटेड जोन्स के बारे में पता है और वो सोचता है कि क्या मेरे जैसे यहाँ और भी लोग होंगे। तभी उसे बगल में से चिल्लाने की आवाज आती है कि अब इस एरिया में स्टूडेंट्स का आना जाना मना है। ये देख के फेंगी तुरंत समझ जाता है कि अब चीजें सीरियस हो गई हैं। और दूसरी तरफ जब स्टूडेंट्स लोगों को यहाँ यूनिफॉर्म में इस तरफ आते हुए देखते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या ये लोग आर्मी से हैं। इधर एमसी एक बिल्डिंग की छत पे खड़ा था। वो नीचे देखता है तो वहाँ पर अब बहुत सारे नए नए लोग आ रहे थे। उसे पता था कि अब यहाँ उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तो तुरंत ही बिल्डिंग से छलांग लगा के यहाँ से बाहर निकलने लगता है। इधर यूनिवर्सिटी के अंदर एक बंदा इसी ग्राउंड के ऊपर कदम रखता है जो एमसी के एनर्जी एक्सप्लोजन की वजह से क्रैक हो चुका था। वो झुक के ग्राउंड को टच करता है और बची कुची एनर्जी फील करने की कोशिश करता है। यहाँ आसपास हुआ क्या था वो चेक करने के लिए वो इस ग्राउंड के टुकड़े को उठाती है और वो किसी तरह से पता लगा लेते हैं कि ये सब कुछ किसी पर्सन ने किया है। पीछे ऑफिसर्स सारे स्टूडेंट्स की भीड़ को यहाँ से बाहर निकाल रहे थे। इसी भीड़ के अंदर थी एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड। वो ये सुन के हैरान थी कि ये सब कुछ किसी एक बंदे ने किया है। और तभी उसकी नजर बगल में जाती है जहाँ पर एमसी फुल स्पीड में यहाँ से भाग रहा था। जो देख के वो सोचती है क्या ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, पर वो तुरंत ही इस ख्याल को बाहर निकाल देती है क्योंकि उसके ग्रेड्स के हिसाब से वो इस यूनिवर्सिटी में कदम भी नहीं रख सकता। फिर हमारा सीन चेंज होकर यहाँ
यहाँ से थोड़ी ही दूर पे फांगी के घर पे आता है। शाम हो चुकी है, सूरज डूबने लगा है और इधर अपना फेंगी बेड पे पड़े पड़े उसके गर्म शरीर की वजह से बहुत ज्यादा हांफ रहा था। इवन एक कोल्ड शावर के बाद भी उसका शरीर अब भी बहुत गर्म था। उसे लग रहा था कि गर्मी के मारे तो उसे नींद भी नहीं आने वाली और वो इसके लिए भी परेशान हो रहा था कि आज इतनी सारी चीजें हुई हैं, कहीं किसी ने मुझे नोटिस तो नहीं कर लिया। वो अपना फोन उठा के चेक करता है, वहाँ नंबर 1 की ट्रेंडिंग न्यूज में किसी कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में बताया जा रहा था। उसे याद था कि इन चीजों के बारे में सभी लोग यही सोचते हैं कि ये बस इंटरनेट का कोई मजाक है। तभी उसे वो यूनिवर्सिटी के हुडी वाले बंदे की याद आती है और वो सोचता है ये जरूर इसी एसोसिएशन के मेंबर होंगे। तो क्यूरियोसिटी के चलते वो पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ने का सोचता है। वहाँ पर पूरे कल्टीवेशन रिलम्स के बारे में बताया गया था, घोस्ट एक्सेस से लेके पूरे ट्रांसेंडेंट तक। कमेंट में सब लोग अब भी सोच रहे हैं कि ये बस एक जोक है, पर अपना एमसी सोचता है कि क्या ये सच में सच है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन के तौर पर उसे अपनी पिछली जिंदगी में इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो अपने कल्टीवेशन के पोज में बैठता है और अपनी टेक्निक्स के द्वारा इन कल्टीवेशन की रिलम्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में उसको बहुत जोर से पसीने आने लगते हैं, उसके अंदर से गोल्डन एनर्जी बाहर आने लगती है और वो आसमान में फ्लोट करने लगता है। फिर उसके अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा बाहर आने लग जाता है। एमसी को पता था कि इसकी पहली स्टेप है अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना, ताकि ये अपने हेवन एंड अर्थ की सारी पावर्स को होल्ड कर सके। फांगी सक्सेसफुली अपनी पावर्स को कंट्रोल करता है और उसकी पावर्स को एक डिवाइन एक्स के अंदर शेप देने लगता है। उसकी आंखें गोल्डन कलर से चमकने लग जाती हैं और एमसी के मुंह पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो सोचता है कि क्या ये वही है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम अब डूची लेवल पे पहुंच चुके हो, तुम्हें 50 पॉइंट्स और मिलते हैं। इन पॉइंट्स का नाम है कंपाइलेशन पॉइंट्स और अब एमसी इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। इन पॉइंट्स की हेल्प से एमसी अपने कंपाइल्ड डाटा को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एम्बेड कर सकता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एमसी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी पावर्स से ही इंचेंट कर सकता है। एमसी ये सब पढ़ रहा था और ये देख के बहुत हैरान हो रहा था, स्पेशली अपने कंपाइल्ड डाटा को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर करने के बारे में सोच के। फिर वो इसे टेस्ट करने के बारे में सोचता है। उसकी नजर जाती है सबसे पहले अपने बेड के पास में रखे एक कप के ऊपर। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा उस कप को आसमान में उड़ाने लगता है। तभी उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है, क्या तुम एक पॉइंट का इस्तेमाल करके इस कप के अंदर यंग एट्रीब्यूट को ऐड करना चाहते हो। ये देख के वो समझ जाता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को इंचेंट करने जैसा है, जिससे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पेशल पावर आ जाएगी। ये जान के वो सोचता है कि अगर वो इस पावर का इस्तेमाल किसी वेपन के ऊपर करे तो वो मेरा खुद का एक स्पेशल आइटम बन जाएगा, जिससे मैं फाइटिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। वो सोचता है कि एक पावर ऑफ वेपन मेरे भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा काम का होगा। वो जब बगल में देखता है तो वहाँ पर एक छोटी तलवार थी, तो वो डिसाइड करता है कि अपनी पावर्स को इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। वो सोचता है कि अगर ये ट्रिक काम करती है तो मैं एक असली वेपन ऑर्डर करूंगा, जिससे मैं इंचेंट करके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए यूज करूंगा। फिर अगले ही पल इस घनघोर अंधेरी में उसके कमरे से एक जोरदार लाइट बाहर आती है, पर ये लाइट किसी को अट्रैक्ट करती है, एक मॉन्स्टर। जी हाँ, बाहर की तरफ बड़े बड़े नाखूनों वाला एक काला क्रिएचर फांगी के अपार्टमेंट की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सामने लाइट देख के क्रिएचर अपनी लाल चमकदार आंखों के साथ अपने दांत पीसने लगता है। ये देखने से एक जायंट डिमोनिक रैबिट की तरह लग रहा था और अब ये अपार्टमेंट पे हमला करने के लिए एकदम तैयार था, पर अंदर के लोगों को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। इधर एमसी अब भी अपनी कल्टीवेशन की नई टेक्निक की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और जैसा कि तुम्हें वीडियो के बीचों बीच मेरी आवाज बदलते हुए पता चल गई होगी, क्योंकि मेरा माइक खराब हो चुका है, जिसे मैंने रिफंड भी कर दिया है और नया ऑर्डर भी कर दिया है। पर मैं इस सीरीज का एक बड़ा वीडियो बना के डालना चाह रहा था, पर इसके चक्कर में मेरे 2 से 3 दिन बर्बाद हो गए और बना कितना, बस ये 15 मिनट का। सो अभी के लिए जितना बना मैंने उतना ही बना के डाल दिया, क्योंकि 4 दिनों से कोई वीडियो नहीं आई है और अगर मैं ज्यादा नहीं डालूंगा तो चैनल की रीच गिर जाएगी। तो अभी के लिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और जल्दी मैं इसके बाकी एपिसोड्स भी लाके डाल दूंगा। और इस पे बहुत ही ज्यादा व्यूज चाहिए मुझे, क्योंकि इस सीरीज को बनाने के लिए मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ है। छोड़ो, अब मैं अपनी कहानी बता के तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फालतू में तुम्हारा भी दिमाग खराब होगा। वैसे तुम लोगों को अगर कोई 5-10 हज़ार की रेंज में अच्छा सा माइक पता हो तो कमेंट में बता देना। और अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।